गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में स्वागत करती हूँ। आज हमारे करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास है और आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स में जो भी हमने पिछले हफ्ते पढ़ा है उसका एक तरीके से रिवीजन करेंगे और अगर कुछ नए पॉइंट्स हैं मैंने वो भी ऐड किए हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा अगर जो भी नए पॉइंट है, एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जो बच्चे पहले से क्लास कर रहे हैं वो एक तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं और जो कुछ बच्चे होते हैं जो डेली करंट अफेयर्स नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं महीने का या वीकली उनको एक जगह कंपाइल होकर मिल जाए, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। उसमें आपका पूरे दिसंबर के जो लास्ट वीक रहा है उसका सारा करंट अफेयर्स मैंने एक साथ एक जगह लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे सारे एक जगह मैंने कंपाइल करके रखे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो जैसे हम डेली स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण कहाँ होगा। मैंने आपको साथ कल या परसों ही पढ़ाया था ये कि जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं, जो 6वां संस्करण होगा वो कहाँ होगा। आप चलिए क्वेश्चन आंसर मार्क कर लीजिएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है ओडिशा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन बनाती हूँ मैंने प्रीवियस डे की क्लास में डिस्कशन कर रखा होता है, तो आप डिटेल्स के लिए कल की क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो सही आंसर क्या है इसका, 23 दिसंबर। ठीक है, ये आंसर है, मार्क कर लीजिएगा। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, सुकृता पाल कुमार, दूसरा है डेनियल बरेनबोइम, तीसरा ऑप्शन है पुष्पा भारती, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, मार्क करिए आप लोग। इसका सही आंसर है सुकृता पाल कुमार, इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट में, हाल ही में अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविस्ट द एंड ऑफ पावर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका ऑप्शन क्या है, चेतना मारू, इसका ऑप्शन क्या है, चेतना मारू पहला है, दूसरा है अश्वनी कुमार, तीसरा है अशोक टंडन, चौथा है राकेश पठान। तो इसका आंसर आप मार्क करिए। इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार को अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविस्ट द एंड ऑफ पावर ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आरओ एग्ज़ाम के लिए, अगर आप देने वाले हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट को न्यू वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की घोषणा की है, मतलब कौन सा इनमें वेरिएंट है जिसको WHO ने नया वेरिएंट घोषित किया है कोरोना वायरस का। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, या क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि JN1 या JN2 या JN3 जो भी इसमें सही आंसर है उसको लिख कर कि ये किस का वेरिएंट है नया, कौन सी बीमारी का नया वेरिएंट है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, JN1, ये JN1 है, JN2, JN3, ये JN4 होगा। तो इसका सही आंसर है JN1, ये नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो इस वाले आज की जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है इसमें आपका डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर होता है वैसा नहीं है, पूरा वीकली कंपाइल किया हुआ है। तो मतलब बंच ऑफ द करंट अफेयर्स, जैसे पहला हमारा है राष्ट्रीय समाचार, इसमें जितने भी राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है वो मैंने सारी यहाँ पे रखी है। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय समाचार में पहला जो टॉपिक है क्या है, पहली जो न्यूज़ है बहुत डिटेल में नहीं है, शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट न्यूज़ के फॉर्म में मैंने लिखा है। तो पहला है हमारा, सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी में किया है। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है जिसमें 20,000 भक्तों के लिए जगह है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे कि जो सर्ववेद महामंदिर है उसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर किया गया है, दूसरा हो सकता है वाराणसी, ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वाराणसी में किया गया। ठीक है,
इसमें भक्तों की संख्या कितनी है, तो अप्रॉक्स 20,000 है, ठीक है, 20,000 है। और इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर लीजिएगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। आपसे पूछ सकता है हाल ही में किसे विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र घोषित किया गया है या उद्घाटन किया गया है, कौन सा है, तो आपको नाम याद रखना है श्वरवेद महामंदिर। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 दिसंबर को पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का उद्घाटन किया है, जो पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वो कौन सा माल ढुलाई गलियारा है जो पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है, तो आंसर क्या होगा हमारा, पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा। पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा है, जिसका उद्घाटन या स्टार्टिंग कब की गई है, 18 दिसंबर को की गई है। नेक्स्ट हमारा है वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, जो वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जरूर क्वेश्चन बन सकता है। पहला आपसे पूछ सकता है कि जो काशी तमिल संगमम है वो कहाँ हुआ है, तो वो आपका हुआ है वाराणसी में, क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तमिल है, आपको ऑप्शन में तमिल साउथ के कुछ स्टेट्स के नाम दे दे तो आप गलत कर सकते हो। तो कहाँ हुआ है, वाराणसी में हुआ है, ठीक है। कौन सा संस्करण था ये था दूसरा संस्करण, ये नोट कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि जो काशी तमिल संगमम है वो कौन सा संस्करण था, ये सेकंड संस्करण था उसका। ये किस लिए किया गया है, तो वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है, ठीक है। इसी के दौरान मोदी जी ने एक भाषिनी एआई का यूज़ किया था, जिसमें उन्होंने जो भी भाषण दिया था हिंदी में दिया था उसका रियल टाइम में ट्रांसलेशन तमिल लैंग्वेज में किया गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इसके दौरान कौन सी एआई का यूज़ किया गया था, तो भाषिनी एआई एक तरीके से ट्रांसलेटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बना हुआ है वो। नेक्स्ट हमारा है आनंद विवाह अधिनियम, ये मैंने आपको पढ़ाया था। आनंद विवाह अधिनियम क्या है पूछ सकता है। आनंद विवाह अधिनियम को लागू किया गया है कहाँ पर, जिसमें जम्मू और कश्मीर में सिख जोड़ों को हिंदू विवाह अधिनियम से अलग विशिष्ट नियमों के तहत विवाह पंजीकरण करने की अनुमति मिलती है। तो ठीक है, पहला पूछ सकता है आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया है, तो आप नाम से आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि कहाँ लागू किया गया है। तो लागू किया गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो भी सिख समुदाय रहते हैं, इससे पहले जब वो अपने तौर तरीके से विवाह करते थे अपने रीति रिवाजों से, तो वो वहाँ पर रजिस्टर नहीं हो पाता था। तो अब क्या कर दिया गया, आनंद विवाह अधिनियम के तहत वो किसी भी तरीके से विवाह कर सकते हैं अपनी रीति रिवाजों के हिसाब से। सिख समुदाय उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को मंजूरी दी गई है। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को मंजूरी दी गई है, जिसमें 125 वर्ष पुराने भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम की जगह मतलब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। 125 वर्ष पुराना जो हमारा पहले का भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम था उसे रिप्लेस कर दिया गया है और नया बिल लाया गया है, जिसमें पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बारे में मैंने एक क्लास में लास्ट वीक एक क्लास में मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने NHAI ने ERS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ERS मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, NHAI ने लॉन्च किया है। तो डेफिनेटली ये रोड या सड़क या किसी और से रिलेटेड होगा, मतलब जिसका उद्देश्य क्या है, आपातकालीन परिस्थितियों में संवाद और समन्वय को सुधार करके आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करना है, जिससे अधिक जुड़ा और प्रतिक्रियाशील आपातकालीन ढांचा मजबूत हो सके। मतलब अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है उसको तुरंत उसका मतलब जो भी जहाँ पे भी हुआ है वहाँ पे सहायता भेजी जा सके और उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, इसके लिए NHAI ने ERS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा है इंडिगो, ये मैंने पढ़ाया था आपको।
इंडिगो एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को परिवहन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है, जिससे ये दुनिया की शीर्ष 10 एयरलाइंस में अपनी स्थिति सुरक्षित करती है। तो आपसे पूछ सकता है हाल ही में किस एयरलाइन ने 100 मिलियन यात्रियों को परिवहन किया है या परिवहन करके गई, तो उसका नाम बताइए। तो इंडिगो है। और शीर्ष 10 जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें इसने अपनी स्थिति सुरक्षित की है। नेक्स्ट हमारा है EU भारत WTO विवाद। यूरोपियन यूनियन के साथ जो WTO विवाद हुआ है भारत का, उसके बारे में है कुछ, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं है। यूरोपीय संघ ने निराशा व्यक्त की है क्योंकि भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ECT उत्पादों पर आयात शुल्क के WTO विवाद में अंतरिम मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया है। मतलब जो हाल ही में WTO में अंतरिम मध्यस्थता थी, मतलब जो भी भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उत्पादों को लेकर के, आयात शुल्क को लेकर के जो भी वहाँ पे मतलब विवाद चल रहा था, उसमें अपनी मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया। मतलब कि वो मध्यस्थता नहीं करेगा या निपटान नहीं करना चाहता है भारत, उसको लेकर के यूरोपीय संघ ने निराशा व्यक्त की है। नेक्स्ट हमारा है WHO ने JN1, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया, कोविड उपप्रकार के बारे में चेतावनी दी है। सदस्य देशों से निगरानी को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। भारत के केरल में JN1 का पता लगाया है। तो आपसे पूछ सकता है कि नया वेरिएंट कौन सा है कोविड का? JN1 है। ये JN1 किसका नया वेरिएंट है? कोविड का है। और भारत के किस राज्य में ये पाया गया है? तो केरल राज्य में। केरल राज्य में इसका सबसे पहले पता लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा है यूपी पुलिस ने पारदर्शिता और पहुंच में वृद्धि के लिए व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल, ये व्हाट्सएप का नया अपडेट है जिसमें व्हाट्सएप चैनल बहुत सारे बन रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं बहुत सारे, वहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें एक यूपी गवर्नमेंट है जिसने मतलब यूपी पुलिस ने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट किया है अपना, पुलिस से रिलेटेड है, ताकि लोगों को जागरूकता मिले और वहाँ पे लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट हमारा है टेलीकॉम बिल, लोकसभा द्वारा पारित है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार को टेलीकॉम सेवाओं पर नियंत्रण देता है। आपातकालीन स्थितियों के दौरान संदेश की जांच और उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटन के प्रावधान शामिल हैं। तो टेलीकॉम बिल जो है लोकसभा द्वारा पारित किया गया है अभी। ठीक है, ये पारित हो चुका है। फिर इसमें क्या है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई बात आती है तो क्या होता है, टेलीकॉम सेवाओं पर नियंत्रण देता है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर कुछ मतलब जैसे कहीं आपातकाल लगा है या राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ पे वाईफाई की सेवाएं बंद कर देते हैं, नेटवर्क जैमर लगा देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो मतलब गवर्नमेंट को जो पावर्स मिलती हैं, जो नियंत्रण मिलता है, उसके बारे में है ये। आपातकालीन स्थितियों के दौरान संदेशों की जांच हो सकती है। अगर किसी एक एरिया में कोई ऐसा मतलब बम विस्फोट हुआ है या आतंकवादी घटनाएं मतलब देखी गई हैं, तो देखा जाता है कि यहाँ से कहाँ पर कनेक्शन, यहाँ पर कितने लोग ऐसे थे जिनका कनेक्शन, जैसे पाकिस्तान से हमला किया गया है तो यहाँ पर कितने ऐसे लोगों के नेटवर्क थे, नंबर्स थे जो कनेक्टिविटी बनाए हुए थे पाकिस्तान से, तो उनकी संदेशों की, कॉल्स की जांच हो सकती है। और उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटन के प्रावधान भी शामिल हैं। उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटन के प्रावधान भी इसमें शामिल है कि आवंटन कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भूवैज्ञानिक अन्वेषण पोर्टल खनन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो पूछ सकता है आपसे कि भूवैज्ञानिक अन्वेषण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो खनन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भूवैज्ञानिक डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, विभिन्न उद्योगों और अकादमियों की मदद करता है। बहुत सारे उद्योग हैं और अकादमियाँ हैं, उनकी मदद के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कोकिंग कोयला आयात। कोकिंग कोयला आयात से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट।
क्या है, भारत का आयात 5 वर्षों में सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है कि 5 वर्षों में कोयला का आयात घटा है, तो नहीं, बहुत बढ़ा है, ठीक है, सर्वाधिक है, जिसमें रूस एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में है, मतलब रसिया से हम सबसे ज़्यादा कोयला आयात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से करते हैं कोयला, तो रूस सबसे पहले नंबर पर है। नेक्स्ट हमारा है TIWB सेंट लूसिया में कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, TIWB का फुल फॉर्म क्या है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की संयुक्त पहल ने 14 दिसंबर 2023 को सेंट लूसिया में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। तो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स किसके द्वारा शुरू किया गया है, संयुक्त रूप से UNDP और OECD के संयुक्त पहल से शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया, 14 दिसंबर 2023 को। कहाँ से शुरू किया गया है, तो सेंट लूसिया से इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा है जेन रोबोटिक्स ग्लोबल AI समिट में शीर्ष 3 में केरल स्थित स्टार्टअप जेन रोबोटिक्स सामाजिक परिवर्तन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में अग्रणी है। तो आपसे कैसे पूछ सकता है, जेन रोबोटिक्स ग्लोबल AI समिट में शीर्ष 3 में से कौन सा हमारा इंडियन स्टेट शामिल है, या इंडियन स्टेट का कोई स्टार्टअप शामिल है, तो केरला का स्टार्टअप शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है समय। इस समय क्या है, एक वायु रक्षा मिसाइल है, भारतीय वायुसेना ने बनाया है ये। तो आपसे पूछ सकता है कि समय क्या है, तो एक वायु रक्षा मिसाइल है, पहली बात। दूसरा पॉइंट हमारा हो सकता है ये भारतीय वायुसेना ने इसे बनाया है, अपनी सतह से हवा में मार करता है। बहुत बार पूछता है कि वायु जो है वायु रक्षा मिसाइल है, कहाँ से कहाँ इसकी रेंज या कैसे मार करता है, तो सतह से हवा में मार करता है। ये करने वाली मिसाइल प्रणाली है समर, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। समर का फुल फॉर्म क्या है, समर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। तो सरफेस टू एयर है, सतह से हवा, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है। इतना आसान हो गया आपका कि सरफेस टू एयर मिसाइल है फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन के सफल परीक्षण की घोषणा की गई। तो हाल ही में सफल परीक्षण किसका किया गया है, समय मिसाइल का, जो कि वायु रक्षा मिसाइल है। नेक्स्ट हमारा है काकरा पार यूनिट 4 पावर प्रोजेक्ट। तो काकरा पार यूनिट 4 पावर प्रोजेक्ट क्या है, कैसा है, कहाँ से रिलेटेड है, इसके बारे में क्या है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना यूनिट 4 ने प्रारंभिक क्रिटिकलिटी प्राप्त की है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर शामिल हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है, सौर पार्क योजना के तहत क्षमताओं की तैनाती में राजस्थान और आंध्र प्रदेश अग्रणी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है सौर पार्क योजना के तहत कौन से स्टेट्स हैं जो अग्रणी हैं, तो पहला हमारा है राजस्थान और दूसरा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आयुष्मान भारत विस्तार। सरकार ने 26 जनवरी 2070 मिलियन और लाभार्थियों को शामिल करने की योजना बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये थोड़ा पुराना है, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर दूंगी अभी। तो क्या है, कुश्ती महासंघ ऑफ इंडिया के नए प्रमुख जो है संजय सिंह को बनाया गया था, ठीक है, इन्हें बनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि किसने बनाया गया था, तो संजय सिंह को बनाया गया था, लेकिन कुछ महिला जो एथलीट्स थी या पहलवान थी, उन्होंने कुछ विवाद खड़े किए, उन्होंने कुछ इश्यू जनरेट किए, जिसकी वजह से इनको निलंबित कर दिया गया। मतलब कुश्ती महासंघ जो था उसको निलंबित कर दिया गया है। इन फ्यूचर फिर से इलेक्शंस होंगे, फिर से नई नियुक्तियां होंगी, उसके लिए मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत ने एशियाई विकास बैंक ADB के साथ औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए $250 मिलियन की नीति आधारित ऋण के लिए सहयोग किया है। तो क्या है, भारत ने किस बैंक के साथ सहयोग किया है, ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, मतलब औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ मतलब एक तरीके से सहयोग किया है विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए। और कितना ऋण लिया है, $250 मिलियन नीति आधारित ऋण के लिए सहयोग किया है, ओके। नेक्स्ट हमारा है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है, किन्हें मिला है, हार्दिक
हार्दिक सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। पुरुषों का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है हॉकी में अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों के साथ। मतलब इनको हार्दिक सिंह को हॉकी में और अन्य पुरस्कार भी मिले, उसके साथ इन्हें FIH प्लेयर ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है, यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सेना में कानूनी और न्यायिक उत्कृष्टता को चिन्हित करते हुए 40वां कोर दिवस मनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है भारतीय सेना में कानूनी और न्यायिक उत्कृष्टता को चिन्हित करने के लिए हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 40वां कोर दिवस मनाया गया है, 40वां है, ठीक है। RBI केंद्रीय बोर्ड की 605वीं बैठक अभी हुई है। तो RBI केंद्रीय बोर्ड की कौन सी बैठक हुई है? 605वीं। RBI के केंद्रीय बोर्ड ने आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक भू राजनीतिक विकास और 2022-23 के विलय वर्ष में के बैंकिंग रुझानों पर चर्चा भी की है। तो जो ये बैठक हुई है भारत RBI के केंद्रीय बोर्ड की 605वीं थी, ठीक है। पूछ सकता है कौन सी बैठक हुई है? तो 605वीं थी। इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक भू राजनीतिक विकास और 2022-23 के वित्तीय वर्ष हो गए, वित्तीय वर्ष के बैंकिंग रुझानों पर चर्चा की गई। 2022-23 में जो बैंकिंग रुझान रहे हैं, जो बैंक में डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया गया है। RBI द्वारा कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की सुविधा स्टार्ट की गई है। RBI ने सुरक्षा में वृद्धि के लिए कार्ड जारी बैंकों के माध्यम से सीधे कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन को सक्षम बनाया है। तो पूछ सकता है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन किससे रिलेटेड है? तो बैंकिंग से रिलेटेड है। किसके द्वारा जारी किया गया? RBI के द्वारा जारी किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही बस। तो जो भी लास्ट वीक का करंट अफेयर्स था, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। अगर कुछ रह गए होंगे तो हम नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नोटबुक आईएएस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। उसके साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें नई भी स्टार्ट की हैं हमने, जिसमें आपको क्या क्या मिलेंगी। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है हमारे पास। UPPCS हो गया, RO हो गया, अन्य की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। RO क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। UPSC स्टेट PSC के प्रारंभिक के मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज है। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज है, जिसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं, दैनिक MCQ भी होते हैं, ठीक है। आदि ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।